नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर प्रश्न देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसआई, बीपीएससी, सीडीपीओ इन सब के लिए बिहार स्पेशल के प्रश्नों की जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि बिहार के इम्तियाज़ अहमद की बुक, जिससे कि ज़्यादा प्रश्न मिलने की संभावना रहती है, इसे देखा जाए। तो आशा है आपका पूरा सहयोग भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रयास कैसा है। पहला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के या धार्मिक ग्रंथ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के इतिहास की जानकारी के लिए ये सारे स्रोत ज़रूरी हैं, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो फिर वही प्रश्न है, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र से नहीं, लौरिया आर्यराज से हाँ, लौरिया नंदगढ़ से हाँ, सहसराम से हाँ, रामपुरवा से हाँ। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वहाँ से हमें अभिलेख नहीं मिले हैं, इसलिए 2, 3, 4, 5 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चौथा प्रश्न है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सहसराम से। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सहसराम। पांचवा प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो यहाँ देखिए भाषा क्या है? प्राकृत। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। तो ध्यान में रखिएगा, भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। छठा प्रश्न ही है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो ये है ब्राह्मी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। सातवां प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए। तो अगेन पाटलिपुत्र हो जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र से कोई अभिलेख नहीं मिला है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये पाटलिपुत्र से भी मिले हैं, बराबर से मिले हैं, राजगृह से भी मिले हैं। इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नौवां प्रश्न है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। गढ़वालों के आधिपत्य के प्रमाण। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये है तुगलक वंश। 11वां प्रश्न है, तुगलक वंश के काल में ही बिहार को पहली बार बिहार कहा गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि आगे आएगा भी। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये है तिरहुत के संबंध में। ध्यान में रखिएगा, बसातिनुल उन्स तिरहुत के संबंध में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 12वां प्रश्न है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो फाहियान भी आया था, विनशांग भी आया था, इत्सिंग भी आया था। इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। पहला था मुल्ला तकिया। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो मैनरिक आया था, जॉन मार्शल भी आया था, पीटर मुंडी भी आया था, नहीं आया था फ्रांसाई बर्निए। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है, बहारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? तो ये मिर्जा नाथन की रचना है, बहारिस्तानो गैबी। 16वां प्रश्न है, मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबहानी की। मुल्ला बहबहानी ने ही पटना को धरती का स्वर्ग कहा था। तो मिरातुल अहवाल इसी की रचना है। 17वां प्रश्न है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो कीर्तिलता भी, कीर्ति पताका भी और वर्ण रत्नाकर भी, ये सभी मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। 18वां प्रश्न है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। कहाँ से? तो चिरान, चेचर और मनेर। ये तो एक ही क्रम में याद रहते हैं, तो इसलिए आप भी ध्यान में रखिएगा, चिरान, चेचर और मनेर से मध्यकालीन प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। 19वां प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। तो लौरिया आर्यराज से, लौरिया नंदगढ़ से, रामपुरवा से, इन सभी जगहों से मिले हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, बिहार के गया जिले के अप्सर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये है परवर्ती गुप्त वंश से। कहाँ से? अप्सर से। अप्सर से जो अभिलेख मिलता है वहाँ से हमें परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। 21वां प्रश्न है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख और शाहपुर और मंदिर से प्राप्त लेखों में किसकी जानकारी मिलती है? तो ये है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देवबरनाक के अभिलेख से परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है।
22वां प्रश्न है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से, इन सबसे पाल शासकों की जानकारी मिलती है और ये सभी पाल शासक ही हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। 23वां प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो यहाँ पे वेद भी दिया है, तो इसलिए यहाँ पे अथर्ववेद ही पहले हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। यहाँ ऑप्शन में है अंगुत्तर निकाय, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है, नालंदा की सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या? पाल काल का बौद्ध विहार। सराय टीला में उत्खनन से मिला है पाल काल का बौद्ध विहार। 26वां प्रश्न है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है किनकी? तो मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। तो दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों के बारे में। 27वां प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला और कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये थे कनिंघम। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की। 28वां प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो ये भी थे कनिंघम। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर की खोज भी की थी। 29वां प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप चंपारण, लौर्य आर्यराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, इन सब की खोज कनिंघम ने की थी। ये हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारे पास इतने ऐतिहासिक स्रोत होते हुए भी हम इन सब से अनजान थे। शायद अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो हम आज भी अनजान ही रहते। अंग्रेज़ों का ये योगदान हमारे लिए अविस्मरणीय है। 30वां प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है? तो यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31वां प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ऑप्शन में ब्राह्मी नहीं है, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 32वां प्रश्न है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये है शेरशाह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो ये था अकबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34वां प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो ये है दीर्घ निकाय। प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो दीर्घ निकाय से, वेद की बात करें तो अथर्ववेद से, और अगर उपनिषद की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण से। 35वां प्रश्न है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो ये थी गुलाम हुसैन तबतबाई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ मैच करना है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों का सही मिलान करें। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा रियाउस सलातीन, हो जाएगा गुलाम हुसैन सलीम, तारीख़ शेरशाही ये हो जाएगा अब्बास सरवानी, वाक़ियात मुश्ताकी ये हो जाएगा देखिए ये गलती से यहाँ 3 पे लग गया, यहाँ पे होगा रिजकुल्लाह, वाक़ियात मुश्ताक रिजकुल्लाह, अफसनाए शाह ये हो जाएगा शेख कबीर, और बसातिनुल उन्स ये हो जाएगा इख्तिसान दहलवी। तो आप मैच कर लीजिएगा, ये सारे सही मैचिंग होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, मुल्ला बहबानी यात्री थे, तो ये कहाँ के थे? ईरान के। मुल्ला बहबानी के यात्रा वृतांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है और इन्होंने ही पटना को पृथ्वी का स्वर्ग, पाटलिपुत्र को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। 38वां प्रश्न है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। तो ये सारे हैं, फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडियन हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज़, यानी ये सभी बिहार के अध्ययन के लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। 39वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये है राजनीतिक नीतियाँ। कई बार इस प्रश्न में कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि कभी कभी राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक भी सही लगता है क्योंकि इनका नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा यहाँ सही आंसर हमेशा राजनीतिक नीतियाँ ही होगा।
40वां प्रश्न है अप्सर गया में है से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं। किसका? तो रामायण का। तो अप्सर में रामायण की कथा दृश्यों के साथ एक मंदिर का भग्नावशेष मिला है। अब चलिए दूसरा सेक्शन देखते हैं हिस्ट्री का ही। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। कब से? 4000 ईसा पूर्व से पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ। दूसरा प्रश्न है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष में प्राप्त हुए हैं। तो क्या क्या मिले हैं? कुल्हाड़ियों की फलक, चाकू, खुरपी और मृदभांड। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिला है मुंगेर और नालंदा से। आदि मानव के साक्ष्य मुंगेर, नालंदा। चौथा प्रश्न है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये हैं पूर्व प्रस्तर युग के। आदि मानव के पूर्व प्रस्तर युग की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। पांचवा प्रश्न है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। तो सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये है नौ प्रस्तर युग के। सातवां प्रश्न है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद, चेचर और सोनपुर की मनेर, इन सबसे मिले हैं ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए बिहार सहित पूरी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। ऐसा हमारा इतिहास मानता है कि आर्य यहाँ के नहीं थे। तो हमको भी यही मानना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो वही लिखना पड़ेगा जो माना जाता है। तो इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, लगभग 800 ईसा पूर्व में। दूसरा प्रश्न है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो ये था लोहे का उपयोग, क्योंकि यहाँ लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता था, इसलिए यहाँ पे शासन और जीवन निर्वाह करना सुलभ था। तीसरा प्रश्न श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो ये थे मगध, विदेह, आंग और लिच्छवी, यानी लगभग सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी थे। चौथा प्रश्न है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त से बाहर था और अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो ये था मगध। आर्यावर्त से बाहर था और यहाँ अनार्य जाति के लोगों का निवास रहा था। छठा प्रश्न है बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र था विदेह, और जहाँ के राजा थे जनक। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य और दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। सातवां प्रश्न है अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये है मगध के लोगों के लिए। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। आठवां प्रश्न है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये था विदेह। नवा प्रश्न है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। वेद की बात करें तो अथर्ववेद। फिर से शुरू होता है महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? वर्तमान बिहार के क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। दूसरा प्रश्न निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ये है वत्स। तीसरा प्रश्न है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये भागलपुर और मुंगेर में स्थित था अंग महाजनपद। चौथा प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। पांचवा प्रश्न है बिहार के पटना और गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? पटना और गया, तो ये था मगध में। पटना और गया मगध में था। छठा प्रश्न है मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज। प्रारंभिक राजधानी तो गिरिव्रज ही थी। सातवां प्रश्न है मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध और अंग को, तो ये करती थी चंपा नदी, इसलिए अंग की राजधानी चंपा ही थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ये था वज्जी, दुनिया की पहली गणतंत्रात्मक राजधानी या राज्य। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो ये था चेदी, लिच्छवी, ज्ञात्रक और
विदेह सम्मिलित थे। 10वां प्रश्न है वज्जी संघ की राजधानी थी, तो ये वैशाली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वां प्रश्न है बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था, तो ये था वज्जी, दुनिया का पहला गणतंत्र। 12वां प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये थी वैशाली में, वज्जी या वैशाली। 13वां प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये थी गिरिव्रज, बाद में पाटलिपुत्र हुई। 14वां प्रश्न है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। 15वां प्रश्न है महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी, तो ये थी मल्लगढ़ राज्य की राजधानी, जहाँ पे महावीर का निर्माण हुआ था। अब देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न, तो यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है, कि वैशाली में है। कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली में। तीसरा प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था, वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के क्षात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। चौथा प्रश्न है महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, कहाँ की, लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था पावापुरी में। पावापुरी नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये भी हुई थी पावापुरी में। अंतिम उपदेश भी पावापुरी में, मृत्यु भी पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्र में, और दूसरी का वल्लभी में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का फॉलोअर था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया था स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कौन कौन से कार्य हुए, तो इसमें देखिए जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध किया गया था। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया और जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हुए थे प्रथम जैन संगीति में। तो पहले ही जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया और इसके जो भी धर्म ग्रंथ थे उनको संकलित करके लिपिबद्ध किया गया। इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों। 11वां प्रश्न है जैन धर्म की 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी, तो ये थी चंपा यानी बिहार में। तो इसको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। तो 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। अगर बौद्ध धर्म के प्रश्नों को देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम कहाँ आए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के बाद सबसे पहले कहाँ गए थे, तो ये गए थे वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में, और यही इनके पहले गुरु भी थे। अलार कलाम बौद्ध के गुरु थे, बुद्ध के। दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, तो ये है उरुवेला बोधगया में, जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ, बोधगया में। चौथा प्रश्न है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये थी निरंजना नदी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। पांचवा प्रश्न है राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए, तो देखिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ था। छठा प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य थे, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ, जो आगे चल के हीनयान और महायान के नाम से जाना गया। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे। तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ, तो यहाँ पे कुछ कठोर नियम बनाए गए, ताकि नियम तो इसलिए बनाए गए थे कि आगे विभाजन ना हो, और अभिधम पिटक का संकलन हुआ, लेकिन फिर भी विभाजन हुआ, कनिष्क के टाइम में हीनयान और महायान में बट गया। आठवां प्रश्न निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा था, तो अगर देखा जाए तो बोधगया में, राजगीर में और वैशाली में, तो हर जगह से उनके संबंध अच्छे रहे थे, इसलिए यहाँ से आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
अगर मतलब सबसे घनिष्ठ पूछा जाए तो ये तो बोधगया ही होना चाहिए, लेकिन हालांकि सबसे उनका संबंध अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ से आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित था ऑप्शन डी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह भी कहा था। 10वां प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, महाबोधि मंदिर जहाँ बना वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रसिद्ध बौद्ध सरिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। सरिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो फिर इस सीरीज़ को आगे जारी रखा जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।